हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एक नए टॉपिक को स्टार्ट। नया तो नहीं है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ टॉपिक है। मियोसिस 1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आज बारी है पढ़ने की मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है मियोसिस 2। तो आपने क्या पढ़ा था अभी तक की कहानी अगर याद है, कोई डायरेक्टली मियोसिस 2 देखने ना आए, पहले मियोसिस 1 देख कर आए और फिर मियोसिस 2 देखे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ अजीब सा मियोसिस आप सीख जाओगे अगर डायरेक्टली मियोसिस 2 देखोगे तो। नहीं तो आप सोचो कि अरे चलो मैं 1 स्किप करके 2 देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पहले मियोसिस 1 पढ़िए फिर मियोसिस 2 पढ़िए। तो आपने पढ़ा कि मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक टाइम लैप्स आएगा जिसे हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, और फिर बिगिन होगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के बारे में सबसे अच्छी बात होती है कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस। एनसीईआरटी भी क्या करती है, माइटोसिस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मियोसिस 2 को बिल्कुल हाफ पेज में खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया हाफ पेज में? क्योंकि इट इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस। उन्होंने पूरा माइटोसिस पहले एक्सप्लेन किया है, वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीजें होंगी यहाँ। तो मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पे भी फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ सेम रहता है। तो ये भी इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इवेंट्स: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो मियोसिस 2 के 4 इवेंट्स क्या क्या होंगे आप बताइए मुझे। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अगर आप ये दोनों डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप ये रिजल्टेंट किसका है, ये वाली सेल और ये वाली सेल, डायड ऑफ सेल्स जो था वो रिजल्ट था मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 के बाद हमें रिजल्टेंट ये दो सेल्स हमें देखने को मिली थी। अब शुरू होगा मियोसिस 2, मतलब अब आगे की कहानी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज 2। तो आपको पता है प्रोफेज में फिर से क्या होगा, प्रोफेज आपको पता है प्रोफेज में होता है सबसे पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजनरेट होगी, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो खत्म होने लगेगी, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके बनने लगेंगे क्रोमोसोम। इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद स्टार्ट होगा प्रोफेज 2। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो वो क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए थे, अब वो फिर से कॉम्पैक्ट होके बनेंगे क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई। फिर से वही चीज, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2 में 3 चीजें आपको याद रखनी है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। या तो आप सीधे याद रखो कि मतलब सीधे आप दो मेन इसमें पॉइंट्स याद रखो, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, एंड सेकंड पॉइंट आप जिसमें याद रखिए कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम आपको वहां पे बहुत ही अच्छे से दिखेंगे हर सेल के अंदर। ऐसे कितने, इस सेल के अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम आपको इस तरीके से, दिस इज क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 2, ऐसे आपको टोटल 23 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट अब होगा मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में होगा ये स्पिंडल फाइबर्स जो प्रोफेज 2 में ओरिजिनेट होंगे हमारे सेंट्रियोल से। अच्छा हाँ, प्रोफेज 1 में आप ये और ध्यान रखिए कि स्पिंडल फाइबर विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होंगे। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये सारे क्रोमोसोम बीच में आके इक्वेटर वाली लाइन पे आके अरेंज हो जाएंगे। All these chromosomes will be arranged in the center line and they will form a equatorial plate. और ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं यहाँ से सेंट्रियोल से, ये स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर्स आके कहाँ अटैच हो गए, काइनेटोकोर पे अटैच हो गए। द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम कहाँ, सेंटर में अलाइन हो गए। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स और द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब की बार क्या सीन है, आप ये देखो, अब ऐसा हुआ है
ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डबल 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है और ये 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम पे यहाँ से जो सेंट्रियोल से जो फाइबर निकले हैं कुछ इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर्स आके यहाँ पे बीच में क्या है सेंट्रोमियर जो है उस पे आके यहाँ पे अटैच हो गए हैं और काइनेटोकोर पे आके अरेंज हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा मेटाफेज 2। अब जब मेटाफेज 2 यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट होगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 पे आपको पता है, आपने पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एनाफेज 2 में अब की बार क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्या होगा? इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर टूटेगा। सेंट्रोमियर कौन था? ये था सेंट्रोमियर जो दोनों क्रोमैटिड को यहाँ पे पकड़ के रख रहा था एक साथ। अब ये सेंट्रोमियर टूटेगा तो सेंट्रोमियर टूटने के कारण क्या होगा? ये वाला क्रोमैटिड अलग हो जाएगा और नीचे वाला क्रोमैटिड अलग हो जाएगा। बन ही नहीं रहा, क्रोमैटिड ही नहीं बन रहा अब तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के कारण आप देख पा रहे हो क्या होगा? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के कारण क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर। सेंट्रोमियर का काम ही यही था कि वो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को पकड़ के रख रहा था। अब क्या होगा? सेंट्रोमियर जो है वो टूटेगा, उसकी स्प्लिटिंग होगी और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। Thus they move towards opposite poles of the cell. वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और सेल के ऑपोजिट पोल पे, यहाँ से ये ऊपर मूव करेगा और यहाँ से ये नीचे, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में होती है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स आउट और मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो एनाफेज 2 और एनाफेज 1 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एनाफेज 1 में यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में होती है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। सिर्फ वहां पे 2 क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हो गए, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिट होने के कारण क्रोमैटिड अलग होते हैं और एनाफेज 1 में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है जिसके कारण 2 क्रोमोसोम है जो अलग अलग मूव कर जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा एनाफेज 2। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 में अगेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। All the cell organelle will reappear and spindle fibers वहाँ से पूरी तरीके से disappear हो जाएंगे। The two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear membrane। क्या appear होगी वहाँ पे? nuclear envelope फिर से develop हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब जब टीलोफेज खत्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो गया, अब वहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, follows resulting in the formation of tetrad of cells that is 4 haploid daughter cell। और फाइनली साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी जिसके बाद इन टोटल आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिल जाएंगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो मियोसिस 2 जो है पूरी तरीके से इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वैसा है। बस अगर कुछ एक बात अलग है तो वो ये है कि एनाफेज 2 में यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। ऐसे देखा जाए तो माइटोसिस में भी वही होता है, लेकिन आपको एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग अलग स्प्लिट हो जा रहे थे दूर दूर और एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर सेपरेट हो रहा था जिसके कारण क्रोमैटिड ही अलग हो रहे थे। ये चीज आपको इतनी सी बात याद रखनी है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम पूरे मियोसिस को शुरू से समझ लेते हैं। सबसे पहले होगा मियोसिस 1, ठीक है? अभी तक जो सो रहे थे वो जग जाओ, पूरा मियोसिस समझ आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हो रहा था मियोसिस 1। मियोसिस 1 में हो रहा था प्रोफेज 1। क्या हुआ था? जेनेटिक मटेरियल पूरा डबल हो गया था। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो थे वो टोटल कितने थे? 46। डिप्लॉइड सेल में हो रहा था, 46 क्रोमोसोम वाली एक सेल थी, उसने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, न्यूक्लियर एनवेलप हटा और स्पिंडल फाइबर अपीयर हुए और क्रोमोसोम ने पास पास आना स्टार्ट कर दिया।
पूरा प्रोफेज जो हमने 5 फेजेस में पढ़ा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फिर हुआ मेटाफेज, तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम अरेंज हो गए सेंटर में, और फिर उसके बाद में एनाफेज 1 हुआ, तो एनाफेज में क्रोमोसोम अलग हो गए, यहाँ भी 46 थे। अब एनाफेज में क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए और 23 क्रोमोसोम नीचे चले गए। और फिर हुआ टीलोफेज 1, तो टीलोफेज 1 के बाद आपको यहाँ पे 2 सेल्स देखने को मिली, जो कि दोनों कैसी थी, हैप्लॉइड, जो कि दोनों कैसी सेल्स थी, आपको दोनों हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि इस सेल में भी 23 क्रोमोसोम है और इस सेल में भी 23 क्रोमोसोम है। और यहाँ पे फिनिश हो गया था मियोसिस 1। अब इसके आगे स्टार्ट हुआ मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या हुआ, मियोसिस 2 में सबसे पहले ये वाली सेल एक मियोसिस में गई और ये वाली दूसरे मियोसिस 2 में गई। ऊपर वाली सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। प्रोफेज 2 में आई, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हटी, क्रोमोसोम बाहर आए और स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे अपीयर हुए। मेटाफेज 2 में क्या हुआ, मेटाफेज 2 में पूरे जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम सेंटर लाइन पे अरेंज हुए, सेंटर लाइन पे अरेंज होने के बाद में स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर से अटैच हो गए। अब एनाफेज 2 में क्या हुआ, एनाफेज 2 में जो यहाँ पे सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर वो स्प्लिट हुआ और एक एक क्रोमैटिड सेपरेट आउट हो गए। तो यहाँ भी 23 क्रोमैटिड और यहाँ पे भी 23 क्रोमैटिड। आप बोलोगे मैम यहाँ और यहाँ 23 कैसे रह सकते हैं, बिकॉज इस वाली पोजीशन पर क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, डबल क्रोमैटिड वाला था, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक क्रोमैटिड ऊपर चला गया है और ये एक क्रोमैटिड नीचे चला गया है। तो अगर ये 23 थे आपके पास, तो ये भी 23 रहेंगे, ये भी 23 रहेंगे, क्योंकि आपके पास ये वाले टोटल 23 क्रोमोसोम थे। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 23 क्रोमैटिड्स ऊपर एंड 23 क्रोमैटिड्स नीचे। सिमिलरली इस वाली सेल के साथ भी वही हुआ, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 2 में 23 क्रोमैटिड ऊपर एंड 23 क्रोमैटिड नीचे, 23 एंड 23। फाइनली टीलोफेज 2 हुआ, टीलोफेज 2 में वापस से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रीअपियर हुई, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो डीकंडेंस हुए और जेनेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ जो ये एक सेल थी 46 क्रोमोसोम की, आप देखो आफ्टर मियोसिस आपको 4 सेल देखने को मिल रही हैं, सब में 23 क्रोमोसोम है और वो सारी की सारी हैप्लॉइड है। तो जो मियोसिस, एक पूरे मियोसिस के बाद आपको कितनी सेल्स मिलती हैं, आपको रिजल्टेंट 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यहाँ पर मियोसिस 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो इसलिए नंबर हाफ हो जाता है। 46 थे यहाँ पे, पूरे 46 अरेंज थे, 23 ऊपर 23 नीचे, वो सेपरेट आउट हो गए, तो इसलिए यहाँ पे नंबर हाफ हो गया, इसलिए मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। और वहीं अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, तो इट इज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर हो गया, डायग्राम के थ्रू समझ आ गया। एक डायग्राम और है मेरे पास, वो भी देख लीजिए। इसमें भी वही पेरेंट सेल इंटरफेज में गया, प्रोफेज 1 हुआ, प्रोफेज 1 के बाद में आप देखो मेटाफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 हुआ और एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1 हुआ। आपको 2 डॉटर सेल्स मिल गई और ये दोनों कैसी होंगी, दे बोथ आर हैप्लॉइड। अब हम आते हैं मियोसिस 2 में। तो अब वो जो दोनों डॉटर सेल्स थी, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों ने किया पहले प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड फाइनली टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के बाद आपको 1 2 3 4 टोटल 4 न्यू सेल्स मिल गई। तो 1 सेल, 1 पेरेंट डिप्लॉइड जर्म सेल रिजल्टेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्लियर, समझ में आ गई पूरी कहानी। तो जब पूरी कहानी समझ में आ गई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो मैं आपको वैसे तो समझा चुकी हूँ पर फिर भी देख लेते हैं। इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। नहीं तो क्या होता, हर सक्सेसिव स्पीशीज में जो क्रोमोसोम के नंबर थे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते, कि अगर आपके पेरेंट हैं उनमें 2 हैं तो आप में हो जाते 4, फिर नेक्स्ट में 8, फिर 16, फिर 32, 32, फिर 32 का 64, 128। इस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला जाता अगर मियोसिस डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मियोसिस क्या कर रहा है, मियोसिस ये चीज इंश्योर कर रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे। आपके दादाजी में भी 46 क्रोमोसोम थे, आपके पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम है, आप में भी 46 क्रोमोसोम है, और आपके बाद जो आपके बच्चे होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। पहली चीज, तो पहला काम क्या कर रहा है मियोसिस, इट इज कंजर्विंग द क्रोमोसोम नंबर।
सेकेंड चीज जो कर रहा है, इट कॉज जेनेटिक वेरिएशन। आपने देखा था यहाँ पे जो जीन्स थी दोनों क्रोमोसोम की, ऐसा कुछ हो रहा था जिसे हमने क्रॉसिंग ओवर बोला था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जीन्स एक्सचेंज हो रही थी बिटवीन टू क्रोमोसोम। तो ये जो जीन का एक्सचेंज होता है इसके कारण कुछ स्लाइट चेंजेस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम वेरिएशंस। तो ये स्मॉल चेंजेस जो आते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, दे आर गुड फॉर इवोल्यूशन। अगर माइटोसिस 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 होता रहता, फोटोकॉपी 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 होती रहती, तो कोई चेंजेस आते ही नहीं। लेकिन इट इज मियोसिस जो थोड़े 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 चेंजेस ला रहा है, जिन्हें बायो में बोला जाता है वेरिएशन। स्मॉल चेंजेस आर नोन एज वेरिएशंस। एंड ये जो वेरिएशंस हैं ये हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज दी छोटे 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 चेंजेस ईयर बाय ईयर जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एंड दे आर रिजल्टिंग इनटू इवोल्यूशन। दे आर रिजल्टिंग इनटू इवोल्यूशन। क्लियर? समझ में आ गया? कोई भी डाउट? तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मियोसिस क्यों जरूरी है। एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड द टॉपिक। मियोसिस माइटोसिस आप सीख चुके हो, कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछो। बाकी मैं कोशिश करूंगी मैं मियोसिस माइटोसिस के लिए आपको एक बढ़िया सी एनिमेटेड वीडियो बना के समझाऊं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।